नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो हर प्रॉपर्टी इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। आज का हमारा विषय है मेंटेनेंस, वैकेंसी, डेप्रिसिएशन, इन सब के रिस्क के बारे में जो आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं सीरियसली अफेक्ट करता है। अगर आप भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या पहले से ही इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, अक्सर आप खरीदते टाइम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो आज मैं इसका डिटेल एनालिसिस आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये 3 फैक्टर आपकी इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी इनिशियल कॉस्ट तो आप कैलकुलेट कर ही लेते हैं, लेकिन ऑनगोइंग मेंटेनेंस का प्रॉपर प्लानिंग आप नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। मेंटेनेंस में क्या क्या आता है, सबसे पहले आइए मैं आपको वो समझा देता हूँ। सबसे पहले तो रेगुलर क्लीनिंग और अपकीप की ज़रूरत होती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटल पर है तो टेनेंट से जो भी डैमेज होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। पेंट वर्क हर 2 से 3 साल में कराना पड़ता है। प्लम्बिंग इश्यूज भी आते हैं, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस भी ज़रूरी होती है। ये तो आपने समझ लिया। अब बात करते हैं कि ये कॉस्ट कितनी हो सकती है। जनरली देखा जाता है कि एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का 1 से 3% तक हो सकता है। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख की है तो सालाना 50,000 से 1.5 लाख का मेंटेनेंस में खर्च आ सकता है। लेकिन ये सिर्फ रेगुलर मेंटेनेंस है। मेजर रिपेयर अलग से होते हैं, जैसे कि रूफ लीकेज, स्ट्रक्चरल इश्यूज, लिफ्ट मेंटेनेंस अगर अपार्टमेंट है तो, वाटर टैंक की क्लीनिंग, सिक्योरिटी सिस्टम की मेंटेनेंस, ये सब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं जो आपके बजट को कई बार डिस्टर्ब कर देते हैं। अब अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस एक एडिशनल बर्डन है। ये चार्जेस हर साल बढ़ा देते हैं। अगर सोसाइटी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो स्पेशल असेसमेंट भी लग सकते हैं। अब आते हैं वैकेंसी रिस्क के ऊपर। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में ये शायद सबसे अंडर एस्टिमेटेड रिस्क है। बहुत से लोग ये एज्यूम करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी हमेशा ऑक्युपाइड रहेगी, लेकिन रियलिटी ये है कि वैकेंसी पीरियड भी होते हैं। वैकेंसी के कई कारण हो सकते हैं। टेनेंट का सडनली रीलोकेट हो जाना, जॉब लॉस की वजह से रेंट पे नहीं कर पाना, बेटर ऑप्शंस ना मिलना, या फिर आपकी प्रॉपर्टी के एरिया में डिमांड का कम हो जाना। मार्केट कंडीशंस भी वैकेंसी को अफेक्ट करते हैं। टिपिकल वैकेंसी रेट कितना होता है, ये लोकेशन और प्रॉपर्टी टाइप दोनों पे डिपेंड करता है। मेट्रो सिटीज़ में जनरली 10 से 15% तक वैकेंसी रेट नॉर्मल माना जाता है। मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी साल भर में 12 महीने की बजाय 10 से 11 महीने ही रेंटेड रहे तो ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये वैकेंसी पीरियड आपकी कैश फ्लो को सीरियसली इम्पैक्ट करता है। आपका ईएमआई तो चलता रहता है, मेंटेनेंस एक्सपेंस भी होते रहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, लेकिन रेंटल इनकम नहीं आ रही। इसीलिए वैकेंसी पीरियड के लिए इमरजेंसी फंड रखना ज़रूरी होता है। वैकेंसी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लोकेशन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी जगह चूज करें जहां रेंटल डिमांड कंसिस्टेंट रहती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आईटी हब्स, हॉस्पिटल के पास की प्रॉपर्टीज में वैकेंसी रिस्क कम होता है।
प्रॉपर्टीज की कंडीशन अच्छी रखनी चाहिए। वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टीज जल्दी रेंट पे चली जाती है और टेनेंट्स भी लंबे समय तक रहते हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी इंपॉर्टेंट है। मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा रेंट डिमांड करने पर वैकेंसी पीरियड अक्सर बढ़ सकता है। अब बात करते हैं डिप्रिसिएशन के बारे में। ये एक ऐसा रिस्क है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी, ये अजम्पशन गलत है। कई फैक्टर्स की वजह से प्रॉपर्टी डिप्रिशिएट भी हो सकती है। सबसे पहला फैक्टर है एज ऑफ प्रॉपर्टी। हर साल प्रॉपर्टी का फिजिकल डिप्रिसिएशन होता है। बिल्डिंग मटेरियल्स डिटोरेट होते हैं, फिक्सचर्स पुराने हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी अब्सोल्यूट हो जाती है। 10 से 15 साल पुराने अपार्टमेंट में मॉडर्न एमिनिटीज नहीं होती जो न्यू बायर्स अक्सर एक्सपेक्ट करते हैं। अब लोकेशन की चेंजेस भी डेप्रिसिएशन कॉज कर सकती है। अगर आपके एरिया में ट्रैफिक कंजेशन बढ़ गया, पॉल्यूशन लेवल्स बढ़े या फिर नेबरहुड की क्वालिटी डिटोरेट होती है तो प्रॉपर्टी वैल्यू गिर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको हमेशा सोच समझ के ध्यान में रखनी है। मार्केट ओवर सप्लाई भी डिप्रिसिएशन का कारण बनती है कई बार। अगर आपके एरिया में बहुत सारी न्यू प्रॉपर्टीज आ गई तो कंपटीशन बढ़ने से आपकी प्रॉपर्टी की डिमांड और वैल्यू दोनों घट सकते हैं। ये स्पेशली उन एरियाज में होता है जहां रैपिड डेवलपमेंट हो रही है। अब कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी डिप्रिसिएशन को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी डिमांड कम हो जाती है। लोकल इकोनॉमी में अगर मेजर एम्प्लॉयर्स रीलोकेट हो जाएं तो भी प्रॉपर्टी वैल्यू इम्पैक्ट होती है। अब लीगल और रेगुलेटरी चेंजेस भी डिप्रिसिएशन कॉज कर सकते हैं, ये अक्सर आप लोग नहीं सोचते हैं। नई बिल्डिंग कोड्स, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस या टैक्स स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी की प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यू को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। एफएसआई चेंजेस या डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्शंस भी प्रॉपर्टी वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं इन रिस्क को कैसे मैनेज करना है। मेंटेनेंस रिस्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर बजटिंग। आपको अपनी एक्सपेक्टेड रेंटल इनकम को कम से कम 15 से 20% मेंटेनेंस के लिए अलग से रखना है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। इसके लिए रेगुलर इंस्पेक्शन कराएं, छोटी प्रॉब्लम्स को तुरंत फिक्स करें ताकि वो बड़ी प्रॉब्लम ना बन सके। क्वालिटी कॉन्ट्रैक्टर्स और सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट रेडी रखें। वैकेंसी रिस्क मैनेज करने के लिए टेनेंट स्क्रीनिंग प्रोसेस को इंप्रूव करें। क्रेडिट चेक, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, रेफरेंसेस चेक करना अनिवार्य है। लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट्स प्रेफर करें और गुड टेनेंट्स को रिटेन करने के लिए रीजनेबल रेंट इंक्रीज रखें। मल्टीपल प्रॉपर्टीज में डाइवर्सिफिकेशन भी हेल्पफुल है। अगर एक प्रॉपर्टी वैकेंट होती है तो दूसरे से इनकम आती रहती है। डिफरेंट लोकेशंस और प्रॉपर्टी टाइप्स में इन्वेस्ट करके रिस्क स्प्रेड आप कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन रिस्क से बचने के लिए लोकेशनल रिसर्च बहुत डिटेल करनी चाहिए। फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स चेक करें, एरिया की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एनालाइज करें। प्रॉपर्टीज़ को टाइमली अपग्रेड करते रहना भी ज़रूरी है ताकि वे मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग रहें। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टीज़ चूज़ करें जो लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में रहे। रेपुटेड बिल्डर्स की प्रॉपर्टी में जनरली कम मेंटेनेंस इशू होते हैं और डेप्रिसिएशन भी स्लो नज़र आती है। लेकिन वहीं अगर बिल्डर ख़राब है तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बिल्डिंग बहुत जल्दी झड़नी शुरू हो गई, तो मेंटेनेंस जैसे इश्यूज़ बहुत सारे आते हैं जो आपके बजट को ख़राब कर देते हैं। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्मार्ट होम फीचर्स, एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम, मॉडर्न सिक्योरिटी अरेंजमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू मेंटेन करने में आपकी हेल्प करते हैं। रेगुलर रेनोवेशन और अपग्रेडेशन से प्रॉपर्टी कॉम्पिटिटिव रहती है। इंश्योरेंस कवरेज भी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, रेंटल लॉस इंश्योरेंस और लायबिलिटी इंश्योरेंस से अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से प्रोटेक्शन मिल सकता है। हालांकि ये एडिशनल कॉस्ट है लेकिन मेजर लॉसेस से बचाता है आपको। फाइनेंशियल प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से देखें
तो आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कैलकुलेट करना सबसे ज़रूरी है। सिर्फ परचेज प्राइस नहीं, बल्कि फाइनेंशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस, टैक्सेस, इंश्योरेंसेस, वैकेंसी लॉसेस, सब कुछ इंक्लूड करके एक्चुअल रिटर्न्स कैलकुलेट करें। कैश फ्लो एनालिसिस भी रेगुलरली आपको करना चाहिए। अगर आपकी मंथली एक्सपेंसेस रेंटल इनकम से ज़्यादा हो रही है तो वो आपकी सस्टेनेबल नहीं है। इमरजेंसी फंड रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस कई बार आ जाते हैं। एग्जिट स्ट्रेटजी भी प्लान करके आपको रखना चाहिए। मार्केट कंडीशंस चेंज होते रहते हैं, कभी कभी प्रॉपर्टी को सेल करना बेहतर ऑप्शन होता है। लिक्विडिटी रिस्क भी कंसीडर करें, क्योंकि प्रॉपर्टी को क्विकली सेल करना आसान नहीं होता। प्रोफेशनल एडवाइस लेना भी इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, लीगल एक्सपर्ट्स की हेल्प लेकर आप अपने डिसीजन को बेटर बना सकते हैं। उनका एक्सपीरियंस आपको कॉस्टली मिस्टेक करने से बचा सकता है। मार्केट रिसर्च कंटिन्यूसली करते रहना बहुत ज़रूरी है। लोकल मार्केट ट्रेंड, डिमांड सप्लाई डायनामिक्स, कंपीटिंग प्रॉपर्टीज़ की प्राइसिंग, सब कुछ ट्रैक करते रहें। इससे आप टाइमली डिसीजन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग भी क्रूशियल है। सभी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, रेंटल इनकम, वैकेंसी पीरियड का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। ये टैक्स प्लानिंग में भी हेल्पफुल होता है और फ्यूचर डिसीजंस के लिए भी डाटा प्रोवाइड करता है आपको। अंत में ये समझाना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म गेम है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन रिस्क को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग और प्रोएक्टिव मैनेजमेंट से इन रिस्क को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे मेंटेनेंस, वैकेंसी और डेप्रिसिएशन के रिस्क, जिनके बारे में हर प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो सोच रहे हैं उनके साथ शेयर करना तो ये खासकर ज़रूरी है। कमेंट में बताएं कि आपने अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में कौन से रिस्क फेस किए हैं और कैसे हैंडल किए हैं इसे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करे। तब तक के लिए सेफ इन्वेस्ट करते रहें और प्रॉपर्टी मिशन शो के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।